अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर। ठीक है, हमने इस लेक्चर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसकी रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आज और इंशाल्लाह आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर बस कौन सी ड्रग होती हैं? ये ऐसी ड्रग होती है जो कि हमारी बॉडी में एक एंजाइम एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम जो कि क्या करता है, जो कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है। इस एंजाइम को ये क्या करती हैं, ये कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर ड्रग्स जो होती हैं ये इस एंजाइम को एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम को क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं। ठीक है, टेम्परेरी क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं, जिससे हमारे पास एसिटाइल कोलिन बॉडी में टूटता नहीं है। ठीक है, यानी कि एसिटाइल कोलिन हमारे पास जमा हो रहा होता है बॉडी में, क्योंकि उसको तोड़ने वाले एंजाइम को क्या कर दिया गया है, ब्लॉक किया गया। ठीक है, अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे दो ड्रग्स को। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पाइरिडोस्टिग्मीन एंड एम्बिनोनियम। ठीक है, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन दो ड्रग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम बात करें पाइरिडोस्टिग्मीन की, तो पाइरिडोस्टिग्मीन के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा एक पाइरिडीन रिंग। पाइरिडीन रिंग क्या होती है हमारे पास, यानी कि जिसके नाइट्रोजन एटम पर क्या हो हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन है, बेंजीन रिंग के अंदर ही लगा हुआ है नाइट्रोजन, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2। ठीक है, ऐसा ही ना, अब कितने बॉन्ड बना लिए, 3। यहाँ पर एक और चीज़ लगी हुई थी। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके बाद चार्ज लगे पॉजिटिव, और इसको हम कहते हैं पाइरिडीन रिंग। ठीक है, तो पाइरिडोस्टिग्मीन के स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई देगी, एक पाइरिडीन रिंग दिखाई देगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें एम्बिनोनियम के स्ट्रक्चर को, तो आपको इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल दिख रहा होगा, यानी कि जैसे लेफ्ट साइड है वैसे ही सेम राइट साइड है। देखिए हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप, NH और ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास ये बेंजीन, यानी कि सिमेट्रिकल है। आप कट करेंगे फिर में से आपको दोनों पार्ट्स क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल बीच में क्या दिख रहा है, सेंटर में दिख रहा है कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है ना, और उसके साथ क्या दिख रहा है आपको, NH यानी कि अमाइड दिख रहा है, दोनों तरफ दिख रहा है। अब हमारे पास इस दरमियानी हिस्से को, इस पूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं ऑक्सैलामाइड कोर, या फिर हम ब्रिज कहते हैं। ठीक है, ये काम क्या करता है, बेसिकली हमारे पास ये लेफ्ट साइड को और राइट साइड को क्या करेगा, आपस में जोड़ के रखेगा। और यहाँ देखें आपको इसके स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन पॉजिटिव, यानी कि क्वार्टिनरी नाइट्रोजन आपको 2 टाइम्स दिख रहा है, एक ये रहा एक ये रहा, ऐसा ही है ना, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये बात याद रखिएगा कि एम्बिनोनियम के स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये आगे फिर चीज़ आपको क्लियर होगी, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आगे आएगी लेक्चर में। इन्हें फार्माकोलॉजी में हम क्या कहते हैं, बिस क्वार्टिनरी अमोनियम कहते हैं। बिस का मतलब होता है 2। देखिए हमारे पास जो असली एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बॉडी का अपना केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके स्ट्रक्चर को देखें तो आपको उसमें एक क्वार्टिनरी नाइट्रोजन दिखता है। ऐसा ही होता है ना, यानी कि उसमें एक नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, 2 नाइट्रोजन है जिनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, हमारे पास एम्बिनोनियम जो हमारे पास ड्रग है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे अभी हम आगे कि इसका जो स्ट्रक्चर इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है ना बॉडी में, वो बहुत लंबे टाइम के लिए होता है एज़ कम्पेयर टू एसिटाइल कोलिन। जितनी ड्रग्स हमने पढ़ी उन ड्रग्स में सबसे ज़्यादा लंबा असर जो होता है एम्बिनोनियम का होता है, बिकॉज ऑफ दिस कि इसके पास क्या है, 2 क्वार्टिनरी नाइट्रोजन है। ठीक है, और अगर आप देखें इसके लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में देखें, यहाँ पर लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, आपको बेंजीन रिंग दिख रही है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर लगा हुआ है क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं 2 क्लोरो बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, 2 क्लोरो बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो रिंग्स हैं, ये रिंग और ये रिंग, ये बेसिकली हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम होता है ना, उसकी जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स होती हैं। ठीक है, उसकी हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स में ये आराम से फिट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। देखिए मैंने जो ये बात कही कि इसकी ये रिंग्स हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स में फिट होती हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हो, हम तो जानते हैं कि जो हमारा केमिकल एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम, उसके पास 2 पॉकेट्स हैं, यानी कि इसकी 2 मेन एक्टिव साइड्स हैं। एक हमारे पास है एनायनिक साइड, एक है स्टीरेटिक साइड, ऐसा ही होता है ना। तो मैं जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स कह रही हूँ, बेसिकली ये कौन सी पॉकेट है, देखें एनायनिक, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सीट है एनायनिक एंजाइम की, कौन सी सीट है, ये एनायनिक साइड है, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाली। अब हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज वाली सीट है ना, ठीक है, ये हमारे पास इसके आसपास की जो खाली जगह होती है, ठीक है, वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनी होती है, जो पानी से क्या करती है, दूर भागती है, उसको पानी से कोई लगाव नहीं है, हाइड्रोफोबिक है। कौन सी, एनायनिक सीट के आसपास का एरिया हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अब बाकायदा बुक को देखते हैं कि बुक में क्या लिखा जा रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा जा रहा है कि पाइरिडोस्टिग्मीन एंड एम्बिनोनियम और अदर कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर दैट आर यूज्ड इन द क्रोनिक मैनेजमेंट ऑफ माइसीनिया ग्रेविस। ठीक है, अच्छा हम ये बात जानते हैं कि पाइरिडोस्टिग्मीन और एम्बिनोनियम हमारे पास क्या करती हैं, ये एंजाइम को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं। लेकिन हमने जितनी भी ड्रग्स पढ़ी पीछे, हमने फाइलोस्टिग्मीन पढ़ी, हमने पढ़ी न्यूस्टिग्मीन पढ़ी, हमने जितनी भी ड्रग्स पढ़ी पीछे, वो क्या थी, हमारे पास वो एंजाइम को ब्लॉक कर रही थी, लेकिन ब्लॉक करने का दौरानिया जो था, टाइम जो था, वो शॉर्ट था। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें माइसीनिया ग्रेविस की, तो माइसीनिया ग्रेविस कैसी है, ये क्रोनिक बीमारी है, यानी कि ये क्या होती है,
ये बहुत लंबे टाइम के लिए चलती है, ऐसा नहीं होता 2-3 दिन की बीमारी है, ठीक है। तो अगर खुद सोचे क्रोनिक बीमारी यानी कि अगर हम फाइजोस्टिगमिन, न्यूस्टिगमिन वगैरह इस कंडीशन में यूज़ करेंगे तो होगा क्या, यानी कि मरीज़ को दिन में बहुत बार दवाई लेनी पड़ेगी, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। तो उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए कि भाई ऐसी ड्रग्स बनाई गई जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो, बॉडी में थोड़ा लंबा हो, ठीक है। तो पाइरिडोस्टिगमिन बनाई गई, एम्बिनोनियम बनाई गई, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में से जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबा होता है ज़्यादा, वो होता है एम्बिनोनियम का, ठीक है। तकरीबन ये 4 से 8 घंटे बॉडी में चलती है, ठीक है, जबकि ये हमारे पास 6 आवर तक चल सकती है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा लंबा असर किसका होगा, इसका होगा, ठीक है। क्योंकि क्यों बनाएगा, क्योंकि बनाई गई क्योंकि माइसीनिया ग्रेविस की ऐसी क्रोनिक बीमारी है, ठीक है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसके लिए दवाई ऐसी चाहिए जो कि क्या करे, जो कि हमारे पास थोड़ा लंबे टाइम के लिए काम करे, ताकि मरीज़ को दिन में बार बार दवाई ना लेनी पड़े, ठीक है। इसीलिए अगली बात यहाँ पर लिखी हुई है, देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आर इंटरमीडिएट 3 to 6 and 4 to 8 hours रिस्पेक्टिवली। इसके बाद अगली बात लिखी हुई है कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ दीज एजेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ न्यूस्टिगमिन, ठीक है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट, जो बुरे असरात होंगे इस ड्रग के, ठीक है, इन दोनों के वो किसकी तरह होंगे, वो होंगे हमारे पास लिखा हुआ है न्यूस्टिगमिन की तरह, ठीक है। यहाँ पर मैं सवाल पूछ सकती हूँ आप लोगों से कि यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ कि इसके एडवर्स इफेक्ट न्यूस्टिगमिन एंड फाइजोस्टिगमिन दोनों की तरह होंगे, क्योंकि हमने दोनों ड्रग्स पढ़ी, दोनों ड्रग्स एक ही काम करी थी और ये ड्रग्स भी वही काम करी, कोई खास काम नहीं करी, वही काम करी है, एंजाइम को ब्लॉक करी है, ठीक है। तो इस ड्रग का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ, तो इसकी वजह से समझें। देखें होता क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें न्यूस्टिगमिन और पाइरिडोस्टिगमिन की बात करें, ठीक है, न्यूस्टिगमिन और पाइरिडोस्टिगमिन की बात करें तो हमारे पास ये दोनों क्या है, क्वाटरनरी अमीन है। यानी कि इनके स्ट्रक्चर में देखें आप तो आपको क्या दिखेगा, आपको क्वाटरनरी नाइट्रोजन दिखेगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। आप इसका स्ट्रक्चर देख लें, आप इसका स्ट्रक्चर देख लें, हमने डिस्कस किया था इसको न्यूस्टिगमिन को, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्या था, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ऐसा ही था ना। और इसी वजह से क्या हो गया था हमारे पास, ये इस चार्ज की वजह से ये दवाइयाँ दिमाग के अंदर यानी कि नहीं जा पा रही थी, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, ठीक है। इनका सारा काम क्या था, हमारे पास बॉडी में था लेकिन ब्रेन से बाहर था, ठीक है, यानी कि ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही थी। जबकि अगर हम देखें फाइजोस्टिगमिन को तो हमारे पास इसके ये क्या थी, ये इसके ऊपर चार्ज, यानी कि ये जाके अपना पीएच चेंज करी थी ना, याद आया कुछ, ठीक है। तो हमारे पास इसीलिए ये नो खून में गई, खून में जाके नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं होता था, ठीक है। इसी वजह से ईजिली क्या कर लेती थी, ब्रेन तक पहुँच जाती थी, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके दिमाग तक पहुँच गई, ठीक है, ऐसा ही होता। इसी वजह से इसके साइड इफेक्ट थे हमारे पास, वो जाहिर होते, कन्फ्यूजन, सीजन वगैरह ऐसा हो रहा था ना, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास फाइजोस्टिगमिन और न्यूस्टिगमिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये एक ब्रेन को क्रॉस कर पा रही है, ये ब्रेन को क्रॉस कर पा रही है, सॉरी ब्रेन तक पहुंच पा रही है, और ये ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, बात क्लियर करने के लिए लिखा गया कि न्यूस्टिगमिन भी क्वाटरनरी नाइट्रोजन है, ये भी क्वाटरनरी नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसके साइड इफेक्ट थे वही इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये बोली, ये भी ठीक है कि पाइरिडोस्टिगमिन और न्यूस्टिगमिन इन दोनों ड्रग्स के इस्तेमाल से जो ब्रेन वाले साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, कन्फ्यूजन, सीजर वगैरह, वो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात भी सही है, ठीक है। अब मैं अगर सवाल पूछूँ आप लोगों से कि फाइजोस्टिगमिन और न्यूस्टिगमिन इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो आप क्या बोलेंगे, भाई ये ब्रेन को क्रॉस कर, ये ब्रेन तक पहुंच सकती है, ये ब्रेन तक नहीं पहुंच सकती, ठीक है। मैं बोलूँ पाइरिडोस्टिगमिन और न्यूस्टिगमिन दोनों में क्या कॉमन था, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि दोनों में क्या है, क्वाटरनरी नाइट्रोजन है। अब इसके बाद अगली हेडिंग में लिखा हुआ है टैक्रीन, डोनिपेज़न, रिवास्टिगमिन एंड गैलेंटामिन, ठीक है। अब इन ड्रग्स को समझते हैं। देखें ये बात याद रखिए कि हमारे पास जो हमने पढ़ी ऊपर पाइरिडोस्टिगमिन और एम्बिनोनियम, हमारे पास ये जो ड्रग है इन दोनों के सेक्शन आपको क्या दिख रहा था, क्वाटरनरी नाइट्रोजन दिख रहा था, यानी कि चार्ज था, यानी कि ये ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। इसीलिए हम इनको माइसीनिया ग्रेविस के पेशेंट में यूज़ कर रहे थे, माइसीनिया ग्रेविस बीमारी में, क्योंकि माइसीनिया ग्रेविस बीमारी कहाँ होती है, हमारे पास हमारे मसल्स जो स्केलेटल मसल के रिसेप्टर हैं वहाँ पर होती है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है, ब्रेन में तो नहीं होती। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि ये ब्रेन में वैसे भी नहीं जा रही और इसका जो असर है वो बाकी यानी कि पेरिफेरी एरिया में हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर इन ड्रग्स की बात करें तो इन ड्रग्स में ऐसा नहीं है, यानी कि इन ड्रग्स में आपको नाइट्रोजन या पॉजिटिव चार्ज हम बोल सकते हैं नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये हमारे पास इनका काम क्या है, इन ड्रग्स का काम है कि दिमाग तक पहुंचना, क्योंकि हमारे पास ये किसके लिए, ये कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये हो रही है अल्जाइमर डिसीज़ के लिए। अल्जाइमर डिसीज़ कहाँ होती है, ब्रेन में होती है ना, ठीक है। तो इनका ब्रेन में पहुँचना ज़रूरी है, तो इसलिए आपको इन पर चार्ज दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो अल्जाइमर डिसीज़ होती है उसमें होता क्या है। देखें अल्जाइमर डिसीज़ में क्या होता है कि इंसान की मेमोरी लॉस हो रही होती है, स्लोली क्या होती है, ग्रेजुअली वो चीज़ें भूल रहा होता है, ठीक है। उसके सोचने समझने की सलाहियत जो होती है वो डाउन हो रही होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफिशेंसी ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन इन द CNS। इसका मतलब क्या हुआ, देखें इसका मतलब ये हुआ हमारे ब्रेन में अगर हम देखें तो ब्रेन में हमारे पास कुछ मखसूस न्यूरॉन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन। क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन होते हैं इनका काम ये होता है कि एसिटाइल कोलिन को बनाना, एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाना और क्या करना, रिलीज़ करना। अब ये जो हमारे पास केमिकल है ब्रेन में एसिटाइल कोलिन बन रहा है, रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, इसका काम ये है दिमाग में मेमोरी को स्टोर करना, यानी कि जो लर्निंग की हमारी एबिलिटी होती है, सीखने की, मेमोरी वगैरह, यादाश्त
वगैरह, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है दिमाग में एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब अल्जाइमर के मरीजों में क्या हो रहा है, जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है हमारे पास, ये क्या हो रहा है हमारे पास स्लोली डीजनरेट हो रहे होते हैं, यानी कि स्लोली ख़त्म हो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, डिफिशेंसी हो गई होती है, ख़त्म हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है। सही तरीके से एसिटाइल कोलिन रिलीज़ नहीं कर पा रहे, तो खुद सोचो जो क्या होगा, तो यही होगा ना कि हमारे पास हमारा जो पूरा मेमोरी का सिस्टम है और लर्निंग का सिस्टम है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। इसके बाद देखिए अगली बात कि दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एज पॉसिबल रेमेडीज फॉर द लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस कंडीशन को देखते हुए, जब इस कंडीशन को देखा गया कि दिमाग में क्या हो रहा है, हमारे पास कोलिनर्जिक न्यूरॉन क्या हो रहे हैं, वो डिजनरेट हो रहे हैं स्लोली, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या बनाई गई, कोलिन स्टीरेज, हमारे पास ड्रग्स बनाई गई एंटी कोलिन स्टीरेज, जो कि एसिटाइल कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर जो होता है, जो कि एंजाइम जो कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है, ठीक है। तो उस एंजाइम को लॉक करने वाली दवाइयाँ बनाई गई, ताकि ये ऐसे क्यों किया गया, क्योंकि हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन को दोबारा तो नहीं बना सकते, हम क्या करेंगे, हम एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये दिमाग है, इस दिमाग में ये स्टार बना रही हूँ एंजाइम है, ठीक है। तो इस एंजाइम को क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। तो एसिटाइल कोलिन हमारे पास जो न्यूरॉन, जो बचे कुछ न्यूरॉन है, वो एसिटाइल कोलिन, जाहिर सी बात है जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन ही कम हो गए तो एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी भी कम हो रही होगी ना ब्रेन में, जाहिर सी बात है, ठीक है। न्यूरॉन ही डिजनरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन भी कम है, ठीक है। तो हमने एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, तो एसिटाइल कोलिन को तोड़ने वाला कोई नहीं है, ठीक है। यानी कि एसिटाइल कोलिन स्लोली क्या हो रहा है, ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, एक वक्त आया एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी क्या हो गई, अच्छी खासी हो गई। अब ये जो अच्छी खासी क्वांटिटी थी हमारे पास, ये थोड़ा सा जो काम होगा हमारे पास, जो मेमोरी वगैरह का काम, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं जो पहले जो हालत थी अब वैसी हालत नहीं होगी, क्योंकि एसिटाइल कोलिन हमारे पास थोड़ा ज़्यादा बन चुका है, यानी कि मेमोरी वगैरह अब उस हद तक वो नहीं हो रही है, डाउन नहीं हो रही, ठीक है। इसके बाद अगली बात लिखी हुई थी एज पॉसिबल रेमेडीज़। रेमेडी का मतलब होता है कि हम बोल सकते हैं इलाज, ठीक है, यानी कि ये पॉसिबल रेमेडी है, ये एक कोई 100% ये परमानेंट इलाज नहीं है, ठीक है। जैसे हमने बात की कोलिनर्जिक न्यूरॉन को हम दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है। हमने बस ये कोशिश की है कि जो मरीज़ है उसकी हालत अब कुछ बेहतर हो जाए, पहले जो हालत थी लर्निंग वगैरह की, मेमोरी वगैरह की, बिल्कुल भूल रहा था, ठीक है, वो अब हालत वैसी नहीं होगी, ठीक है। फॉर द लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि दिमाग की असली ताकत, यानी कि जैसे कि दिमाग क्या करता है, मेमोरी वगैरह, ठीक है, नई चीज़ें सीखता है, लर्निंग एबिलिटी होती है, ठीक है। तो फैसला करने की हमारे पास ताकत, डिसीजन मेकिंग की ताकत होती है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो अल्जाइमर में क्या होता है, इन सब ताकतों का लॉस हो रहा होता है, लर्निंग एबिलिटी कम हो रही होती है, मेमोरी कम हो रही होगी, ठीक है। तो इन दवाइयों का मकसद क्या होता है हमारे पास, कि इस ताकत को क्या करना, दोबारा थोड़ा बेहतर कर देना या बैलेंस कर देना, ठीक है। पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से इलाज नहीं है, डिजनरेट तो हो रहे हैं हमारे पास कोलिनर्जिक न्यूरॉन स्लोली, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बस थोड़ा सा इस जो पर्सन है इसकी हालत को थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं इस तरीके से। अगली बात लिखी हुई इसके बाद कि टैक्रीन वॉज द फर्स्ट टू बिकम अवेलेबल बट इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय अदर बिकॉज ऑफ इट्स हेपेटोटॉक्सिसिटी, यानी कि अल्जाइमर डिसीज़ के इलाज में जो पहली दवाई थी, ठीक है, वो कौन सी थी, टैक्रीन। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। और इसको बैन कर दिया गया था। बैन क्यों कर दिया गया था, क्योंकि ये क्या कर रही थी, ये लीवर को क्या कर रही थी, लीवर में टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, यानी कि लीवर पर्सन का डैमेज हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए इस ड्रग को बैन कर दिया गया। इसके बाद सेफ ऑप्शन है हमारे पास, जैसे हमारे पास टैक्रीन को तो बैन कर दिया गया, डोनिपेज़ेड आया, रिवास्टेग्मीन आया, गैलेंटामाइन आया, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गई, ये बैन हो गई, लेकिन फर्स्ट ड्रग यही थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये बात याद रखिएगा कि टैक्रीन के स्ट्रक्चर में क्या होती है, अमाइनो एक्रिडीन रिंग होती है, ठीक है। अभी आगे चलकर क्लियर हुई कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। देखिए अमाइनो एक्रिडीन रिंग होती है। अमाइनो एक्रिडीन रिंग बनती कैसे है कि बेसिकली हमने क्या किया, 3 बेंजीन रिंग को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। फर्स्ट में 1 बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग आपस में जोड़ दिया। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्रिडीन, क्या कहेंगे, एक्रिडीन, ठीक है। और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक NH2 ग्रुप लगा दिया, हमारे पास क्या बन गई, ये अमाइनो एक्रिडीन बन गई, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारे पास, टैक्रीन के स्ट्रक्चर में अमाइनो एक्रिडीन रिंग होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि अमाइनो एक्रिडीन रिंग की वजह से बैन हुई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अमाइनो एक्रिडीन रिंग जो होती है हमारे पास और भी बहुत सारी ड्रग्स में है, जैसे कि अगर हम बात करें जो पुरानी एंटीसेप्टिक थी, पुरानी एंटी मलेरियल वगैरह थी, ठीक है, उनमें भी हमारे पास ये क्या था, उनमें ये अमाइनो एक्रिडीन रिंग थी, ठीक है। जो बाकी अमाइनो एक्रिडीन वाली दवाइयाँ हैं, ठीक है, वो सेफ कैसे हैं, और ये हमारे पास क्यों हेपेटोटॉक्सिक हो गई, यानी कि लीवर को डैमेज करिए। देखिए लीवर जो हमारे पास है, लीवर के जो एंजाइम है वो सिर्फ इसको रिंग को नहीं देख रहे बल्कि पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। अगर हम बात करें टैक्रीन के स्ट्रक्चर की, तो टैक्रीन के जो स्ट्रक्चर है इसमें अमाइनो एक्रिडीन रिंग के साथ क्या होती है, एक और स्पेसिफिक रिंग जुड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोपाइरिडीन रिंग, टेट्रा हाइड्रोपाइरिडीन रिंग, ये एक और रिंग जुड़ी होती है, ठीक है। तो जो फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या किया, टेट्रा हाइड्रोपाइरिडीन रिंग को और हमारे पास अमाइनो एक्रिडीन रिंग को क्या किया, जब लीवर के एंजाइम ने देखा, फॉर एग्जाम्पल लीवर, इसके एंजाइम ने क्या किया, देखा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मेटाबोलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, इस दौरान हमारे पास यानी कि एक मेटाबोलाइट बनेगा, यानी कि जब इसको तोड़ेंगे तो एक और यानी कि इसमें हमला करेंगे, तो बेसिकली होगा क्या, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर के दरमियान
क्या हो जाएगा हमारे पास, एक कार्बन पर एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चिपका देंगे, ठीक है, यानी कि OH चिपका दिया। क्या चिपका दिया? OH चिपका दिया, ठीक है। अब इस OH के चिपकाने से क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया 7 हाइड्रोक्सी टैक्रीन बन गया, 7 हाइड्रोक्सी टैक्रीन, यानी कि लीवर के एंजाइम ने इस पर काम किया तो क्या बन गया, 7 हाइड्रोक्सी टैक्रीन बन गया। अभी जो 7 हाइड्रोक्सी टैक्रीन हमारे पास है ना, ये खतरनाक होता है। अच्छा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टैक्रीन का जो मेटाबोलाइट बना है जो कि टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है 7 हाइड्रोक्सी टैक्रीन, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा हमारे पास कि जो टैक्रीन हमारे पास है, ठीक है, ये बेसिकली इस पर कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं, एंजाइम का नेम क्या है, ठीक है। तो एंजाइम का नेम क्या है, लीवर में जो एंजाइम है CYP1A2, ठीक है। ये 3 पॉइंट, एक 1 2 और टैक्रीन बैन हो गई है, ठीक है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये 7 हाइड्रोक्सी टैक्रीन जो हमारे पास अब गया लीवर के सेल्स में, ठीक है, ये बना तो ये क्या करेगा, ये लीवर के सेल्स, फॉर मैं लीवर के सेल को बड़ा कर रही हूँ, लीवर के सेल्स को क्या करेगा, लीवर के सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, पावर हाउस सेल, ठीक है, वहाँ पर ये मसला क्रिएट करेगा। क्या करेगा हमारे पास, ये माइटोकॉन्ड्रिया पर हमला करेगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, यानी कि हमारे पास सेल क्या हो रहे हैं, जो लीवर के सेल से वो रप्चर हो रहे हैं, ठीक है। इनके रप्चर होने से क्या होगा, हमारे पास मखसूस किस्म के एंजाइम होते हैं जो कि लीवर के सेल्स में होते हैं, उनका नाम होता है ALT शॉर्ट में, और AST, ठीक है। तो जब हमारे पास सेल रप्चर हो गए लीवर के, तो हमारे पास ये जो एंजाइम्स हैं आपको कहाँ दिखाई देंगे, खून में दिखाई देंगे, यानी कि खून में चले गए, ठीक है। अब खुद सोचें, जब हमारे पास जब लीवर का टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होंगे, आपको ये एंजाइम बढ़े हुए दिखाई देंगे। तो इसका मतलब यही होगा, नॉर्मली अगर हम बात करें, ये एंजाइम जो होते हैं ना होने के बराबर खून में होते हैं, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास चूँकि जो लीवर के सेल्स हैं वो रप्चर हो चुके हैं, तो इनकी अमाउंट हाई होगी खून में। तो हम यहाँ से समझ जाएंगे कि लीवर क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो इस ड्रग के इस्तेमाल से ये मसला हो रहा था कि लीवर के सेल्स क्या हो रहे थे, डैमेज हो रहे थे। अगली बात लिखिए हमारे पास कि डिस्पाइट द एबिलिटी ऑफ डोनिपेजल, रिवास्टिकमीन एंड गैलेंटामीन टू डिले द प्रोग्रेशन ऑफ अल्जाइमर डिजीज़, नन ऑफ दैम कैन स्टॉप इट्स प्रोग्रेशन। क्या मतलब हुआ, देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टैक्रीन तो बैंड हो गई, ठीक है, बाकी जो ड्रग्स हैं ये जो इस्तेमाल करें हम, ये अल्जाइमर डिसीज़ को ख़त्म नहीं करी, बल्कि क्या करिए, फॉर एग्जाम्पल एक मरीज़ था, ठीक है, ये मरीज़ है, ठीक है, अब इसकी डिसीज़ ने फॉर एग्जाम्पल इसकी लर्निंग एबिलिटी जो है बहुत कम हो गई, अब ये ड्रग्स इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इस ड्रग्स के इस्तेमाल से क्या होगा, इन ड्रग्स के इस्तेमाल से हमारे पास ये जो मरीज़ की लर्निंग एबिलिटी है वो अब भी स्लोली यानी कि उसके न्यूरॉन ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन अब जो दौरानियत है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले वो फॉर एग्जाम्पल उसके 2 हफ्तों में ख़त्म होते हैं पूरे जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, अब हमारे पास थोड़ा दौरानिया बढ़ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 4। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब कि बीमारी को हम ख़त्म नहीं कर रहे, रूट से ख़त्म नहीं करें, जड़ से ख़त्म नहीं करें। देखिए, फार्माकोलॉजी की हम बात करें तो 2 तरह का इलाज होता है। एक हम कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी कि बीमारी के जो असरात हैं, सिम्टम्स, उनको कम कर देना, उनको क्या कर देना, कम कर देना, टेम्परेरी ठीक कर देना, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। एक ट्रीटमेंट होता है हमारे पास डिजीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट, यानी कि बीमारी की असली जड़ को ढूंढना और उसको क्या कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है, ख़त्म कर देना, ये रोक देना। अब हमारे पास ये तीनों दवाइयाँ जो हमारे पास हैं, डोनिपेजल हो गई, रिवास्टिकमीन हो गई, गैलेंटामीन हो गई, ये सिर्फ क्या कर, सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रही है, यानी कि जो बीमारी के सिम्टम्स हैं उनको क्या करिए, उनको कम करिए, ठीक है। ये क्लियर करते हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ आखिर है क्या। देखें, अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे पास स्लोली सारे न्यूरॉन क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अल्जाइमर डिजीज़ क्या है, एक न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ है, न्यूरो डीजनरेटिव। इसका मतलब ये होता है कि वक्त के साथ यानी कि स्लोली न्यूरॉन जो होंगे स्लोली मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। शुरुआत में क्या होगा, हमारे पास दिमाग का वो हिस्सा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ब्रेन है, दिमाग के उस हिस्से पर हमला होगा जिसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, HIPPO, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। अब जो हमारी मेमोरी, लर्निंग वगैरह बनाता है, ठीक है। अब इसलिए मरीज़ को क्या होता है, शुरू में क्या होता है कि वो छोटी बातें भूलना शुरू करते हैं, यानी कि उसकी पहले मेमोरी लॉस होती है, ठीक है। अब आखिरी स्टेज आ गया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज़ का क्या आ गया, आखिरी स्टेज आ गया, यानी कि 10 से 15 साल गुजर चुके हैं इस बीमारी को। तो हमारे पास होगा क्या कि ये बीमारी जो है पूरे दिमाग में फैल चुकी है, यानी कि हमारे पास कि आखिरी स्टेज में क्या होता है, मरीज़ भूलने लगता है, भूल तो वैसे भी रहा है फर्स्ट स्टेज में, चलना फिरना, निकलना, स्वॉलिंग वगैरह में, और बेसिक जो बॉडी फंक्शंस चलाने वाले न्यूरॉन होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी तबाह हो चुके होते हैं, यानी कि स्लोली सारे न्यूरॉन को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। अब अल्जाइमर डिसीज़ में आपको ये नाम सुनने को ज़रूर मिलेगा, APP। इसका मतलब होता है अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, यानी कि हमारे जो दिमाग के सेल्स होते हैं, यानी कि जो न्यूरॉन होते हैं, उनकी दीवारों पर लगी हुई एक फ़ायदेमंद प्रोटीन होती है।
और मेरे पास ये न्यूरॉन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके ऊपर प्रोटीन लगी हुई है अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। इसका काम क्या है, इसका काम है सेल को आपस में क्या करके रखना, जोड़ के रखना, उसकी ग्रोथ वगैरह में हेल्प करना, और अगर कोई चोट लग जाए हल्की फुल्की तो उसको रिपेयर करना, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये क्या है, नॉर्मल प्रोटीन एक ज़रूरी प्रोटीन होती है जो कि दिमाग में होती है, ठीक है। अब इसको हमारे पास क्या करते हैं, हमारे जिस्म का एक बेसिकली रूल है, हम जानते हैं जो प्रोटीन पुरानी हो जाएगी उसको क्या किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है, और उसकी जगह नई प्रोटीन बनाई जाएगी ना, इसी को हम कहते हैं प्रोटीन रिसाइकलिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसलिए इस प्रोटीन अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन को भी क्या करते हैं, रोज़ तोड़ा जाता है ताकि दिमाग क्या रह सके, हम बोल सकते हैं फ्रेश रह सके, ठीक है। तो एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है हमारे पास अल्फ़ा सिक्रिटेस एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है हमारे पास, ये इस अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन को क्या करता है, हमारे पास एक जगह होती है यानी कि दरमियान से इसको कट करता है, ठीक है। अब इस सही कट की वजह से यानी कि जो ये अल्फा सिक्रिटेस एंजाइम है ये बिल्कुल सही तरीके से कट करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो चीज़ बनेगी बिल्कुल सेफ़ होगी, ठीक है, और यानी कि उसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अल्जाइमर के जो मरीज़ होते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पर एक गलती होती है, क्या होती है कि जो हमारे पास ये एंजाइम है इसकी जगह दूसरे एंजाइम क्या करेंगे, कट करेंगे, जिनको हम कहते हैं बीटा सिक्रिटेस, ठीक है। पहले क्या कर रहा था, नॉर्मली अल्फा सिक्रिटेस कर रहा था कट, ठीक है। अब क्या करेगा एंजाइम, बीटा सिक्रिटेस एंजाइम, बीटा और गैमा सिक्रिटेस, दो और किस्म के एंजाइम होते हैं बीटा और गैमा, ठीक है। नॉर्मली नहीं करते, लेकिन अल्जाइमर के डिसीज़ में ये वाले अल्जाइमर पेशेंट में ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, इस अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन को कट करते हैं। लेकिन कट भी कहाँ से करते हैं भाई, गलत जगह से कट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं बीटा अमाइलॉइड। अभी जो बीटा अमाइलॉइड होती है हमारे पास, ये एक स्टिकी सब्सटेंस बनता है, ठीक है, एक स्टिकी चीज़ होती है, और यही बीटा अमाइलॉइड क्या बनाती है, दिमाग में प्लाक बनाती है, क्योंकि स्टिकी है तो क्या हो जाएगी, आपस में चिपक के अजीब सा प्लाक बना लेगी, ठीक है। और बीटा अमाइलॉइड आपको सुनने को मिलेगा अल्जाइमर डिसीज़ में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि होती क्या है बीटा अमाइलॉइड, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखें कि जो APP प्रोटीन है, अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन हमारे पास, ये बाकी बॉडी में भी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें हार्ट, लीवर, किडनी, ठीक है, और खून, प्लेटलेट्स वगैरह में पाई जाती है आराम से। तो फिर सवाल ही पैदा होता है हमारे पास कि अगर ये हर जगह है, ठीक है, तो जो बाकी बॉडी के एंजाइम्स हैं बाकी बॉडी में, वहाँ क्यों ऐसा नहीं हो रहा, वहाँ ये जो एंजाइम्स हैं ये कभी कभी कट क्यों नहीं करते, और वहाँ ऐसा क्यों नहीं होता कि बीटा अमाइलॉइड बन जाए, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है हमारे पास कि अगर हम बात करें हमारी बाकी बॉडी में यानी कि दिमाग के अलावा, ठीक है, उसमें क्या होता है, बस हम जानते हैं कि क्योंकि यहाँ होते हैं हमारे पास इम्यून सेल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जो बॉडी में अगर हो भी गया ऐसा तो क्या कर लेंगे, फ़ौरन से सफाया कर देंगे इस चीज़ का। लेकिन अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन में जो एंजाइम होते हैं बीटा और गैमा एंजाइम, ठीक है, ये इनकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर गलती के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ब्रेन का वैसे भी अपना क्या होता है, एक स्पेसिफिक अपना एक अलग निज़ाम होता है, बिकॉज ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, कि ब्रेन को हर चीज़ क्रॉस यानी कि ब्रेन तक हर चीज़ पहुँच नहीं पाती, ठीक है। तो इसलिए ब्रेन का अपना एक स्पेसिफाइड सिस्टम होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ब्रेन में क्या होता है, माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं, अगर कोई चीज़ बन भी गई तो फ़ौरन से क्या कर लेंगे, इसको साफ़ कर लेते हैं, माइक्रोग्लिया सेल। इस तरीके से ब्रेन में होता है ग्लिम्फेटिक सिस्टम होता है, क्या होता है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि आप अभी काम करें, ठीक है, दिन का वक्त है, ठीक है, तो यानी कि एक्टिव फेस में, तो हम सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना ब्रेन में, वो लगातार क्या होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल चल रहे होते हैं, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा जागेंगे, आराम नहीं करेंगे, तो न्यूरॉन पर क्या पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब न्यूरॉन के काम करने की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर आप बिल्कुल भी आराम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनका जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है न्यूरॉन का, वो भी ख़राब होने लगेगा। अब इस स्ट्रेस और इस थकावट की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन होते हैं ना, उनकी रिसाइकलिंग में गड़बड़ हो सकती है, यानी कि हमारे पास ये बीटा अमाइलॉइड बनने का ख़तरा होता है। देखिए, याद रखें हमारे पास जो अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन है, इसका जब अल्फा सिक्रिटेस को कट करता है तो हमारे पास अलग जगह से कट करता है। वो जगह कौन सी होती है, याद रखना चाहिए हमें, ठीक है। मेरे पास पॉसिबल ये है अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, अल्फा सिक्रिटेस एंजाइम। जब इसने कट किया तो इसने बिल्कुल वहाँ से कट किया जहाँ से बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन बनता है, ठीक है। जब वहाँ से कट कर देगा तो इससे क्या होगा, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन बनेगा नहीं, तो चीज़ बनेगी वाटर सॉल्युबल होगी, इसका नाम से साफ कर जाएगा बॉडी में, ठीक है। इसी को हम कहते हैं नॉन अमाइलोइडोजेनिक पाथवे, यानी कि बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन नहीं बनी, ठीक है। अब बीटा और गैमा सिक्रिटेस अगर एंजाइम कट करते हो वो किस तरीके से कट करते हैं, ये फॉर मेरे पास अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन है, ठीक है, इसको क्या किया, बीटा और गैमा सिक्रिटेस एंजाइम कट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो दरमियान से कट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, एज से कट करेंगे, इनके किनारों से कट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बीटा सिक्रिटेस ने एक किनारे से कट किया और गैमा सिक्रिटेस ने एक किनारे से कट किया, ठीक है। इन दोनों के अलग अलग जगह से कट करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो बीटा अमाइलॉइड रह जाएगी, यानी कि बीटा अमाइलॉइड क्या हो जाएगी, रह जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो बीटा अमाइलॉइड होता है हमारे पास ये स्टिकी होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है यार, आरामदेह नहीं है बिल्कुल, यानी कि ये
अजीब सा स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है। और जब बहुत सारे बीटा अमाइलेट बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में चिपक जाएंगे क्योंकि स्टिकी है। तो बीटा अमाइलेट बीटा अमाइलेट बीटा अमाइलेट, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बीटा अमाइलेट है, क्या हो जाएंगे आपस में स्टिकी सब्सटेंस, तो आपस में चिपक के क्या बना लेंगे, एक प्लाक बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, दिमाग में प्लाक जमा हो जाएगी। नॉर्मल हालत में अमाइलेट प्रिकर्सर प्रोटीन का अक्सर हिस्सा अल्फा सेक्रेटेज एंजाइम ही तोड़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दिन भर में ज़्यादातर सेफ वाटर सेल्युबल टुकड़े ही बन रहे होते हैं, जो कि दिमाग के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है साफ़ करना, ठीक है। और दिमाग फ़ौरन से साफ़ भी कर लेते हैं इसको। लेकिन हमारे पास एक नॉर्मल हेल्दी इंसान में क्या होता है, बीटा अमाइलेट के टुकड़े बन रहे होते हैं, लेकिन वो क्या होता है हमारे पास, वो बहुत थोड़े से होते हैं, माइनर से होते हैं, ठीक है। वो उनको दिमाग क्या कर लेता है, साफ़ कर लेता है। किस तरीके से साफ़ कर लेते हैं, देखिए होता क्या है हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रात का वक्त आ गया, ठीक है। तो रात में क्या होता है हमारे पास, दिन में जो हमारे दिमाग के सेल्स होते हैं वो थोड़े सॉलिन होते हैं, फूले होते हैं, जिसकी वजह से सेल्स के बीच का गैप जो होता है वो बहुत तंग होता है, इस वजह से साफ़ नहीं हो पाता कचरा, ठीक है। लेकिन अगर रात में देखें तो रात में क्या होता है हमारे पास जो दिमाग होता है, जब आप डीप स्लीप में यानी गहरी नींद में होता है तो दिमाग का एक स्पेशल सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसका मतलब ग्लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल डीप स्लीप में इसके जो दिमाग के सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तकरीबन 60% तक श्रिंक होते हैं, 60% तक क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। यानी कि सेल्स के दिमाग क्या हो जाएगा, गैप थोड़ा बन जाएगा, ठीक है। यानी कि गैप काफ़ी हद तक बन जाएगा क्योंकि 60% तक क्या है, सेल श्रिंक है, ठीक है। तो इस गैप की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो क्या करेगा, एक प्रेशर के साथ क्या करेगा, इन सारे रस्सों से गुजरेगा, इन सारे स्पेसिस से गुजरेगा, और जो भी कचरा होगा, जो भी बीटा अमाइलेट था या वाटर सेल्युबल टुकड़े थे, उनको क्या कर लेगा, बहा के साफ़ कर लेगा, ठीक है। उनको क्या कर देगा, उनको फिर दिमाग से निकाल देगा। नॉर्मल इंसान में दिन को बनते हैं टुकड़े, रात को साफ़ हो जाते हैं, यानी कि कोई गड़बड़ नहीं होती, इक्वल टू निज़ाम चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन को नींद की कमी हो, ठीक है, नींद की बहुत कमी है, ठीक है, अच्छी तरीके से नींद नहीं करते, डीप स्लीप नहीं है, तो ग्लिम्फेटिक सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रॉपर तरीके से सफाई का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि रात को ये काम होता है, ठीक है, क्योंकि जब सेल श्रिंक्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी पर्सन की एज बढ़ी है तो उम्र बढ़ने से, या फिर अगर कोई जीन ऐसी है, ठीक है, गलत जीन की वजह से हमारे पास जो बीटा अमाइलेट होते हैं इनका ज़्यादा बनना हो सकता है, ठीक है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे पास जो सफाई का सिस्टम है वो भी नेचुरली क्या हो जाएगा, वो भी कमज़ोर होता रहता है। और देखें अब जब रोज़ हमारे पास जो कचरा है वो बन रहा है, दिमाग में जमा ही हो रहा है, निकल नहीं रहा सही से, ठीक है, तो आहिस्ता से क्या हो जाएगा, ये आपस में चिपकने लगेगा, यानी कि बहुत सारे बीटा अमाइलेट बन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, प्लाक बन जाएगी, और यहीं से क्या होगा, अल्जाइमर डिसीज़ की शुरुआत हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर ये क्लियर करते हैं जो हमारे पास ये बन रहे हैं बीटा अमाइलेट या फिर वाटर सॉल्युबल जो टुकड़े बन रहे हैं वो आखिर किस तरीके से दिमाग से निकलेंगे। देखें होता है क्या है, दिमाग तो बिल्कुल बंद है, लेकिन जो दिमाग की बेस है यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है और स्पाइनल कॉर्ड के पास क्या होता है, मखसूस माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट्स या मेनिंजल चैनल भी कहते हैं, ठीक है। अब जब रात को ग्लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होगा हमारे पास, तो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है हमारे पास वो क्या करेगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि फ्लूइड है ना हमारे पास एक किस्म का, ठीक है, वो क्या करेगा, जो दिमाग के नीचे मौजूद ये होल्स हैं यहाँ तक क्या करेगा, इस कचरे को ले जाएगा, ठीक है। अब इन चैनल से हमारे पास जब ये कचरा गुजरेगा, ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या कि नेक, गर्दन के पास क्या होते हैं, मौजूद होता है हमारे पास मेनिंजल लिम्फेटिक वेजल, ठीक है, यानी कि दिमाग की लिम्फेटिक वेजल, वहाँ तक ये क्या हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा ये जो कचरा था वाटर सेल्युबल वगैरह, ठीक है, वहाँ चला जाएगा, ठीक है। और आखिरकार कहाँ दाखिल हो जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। अब हमारे पास होता है क्या, जैसे कि देखिए लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, जैसे खून की नालियाँ होती हैं बॉडी में, ठीक है, वैसे ही पूरी बॉडी में हमारे पास कुछ नालियों का नेटवर्क होता है, उनको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेजल्स, ठीक है। ये इन नालियों में क्या होता है, बेसिकली ये ड्रेनेज सिस्टम होता है, बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम। देखिए सेल्स के दरमियान कोई पुराना हम बोल सकते हैं प्रोटीन थी, कोई कचरा जमा हो गया था, ठीक है, तो ये नालियाँ क्या करती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। अब दिमाग के माइक्रोस्कोपिक जो हमारे पास होल से निकल के जो कचरा आया था, ठीक है, वो हमारे पास इन्हीं लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है, ठीक है। वहाँ से कहाँ जाएगा, हमारे पास खून में शामिल होगा, और फिर खून से होता हुआ कहाँ जाएगा, हमारे पास हमारे लीवर में जाएगा और किडनी में पहुँचेगा। लीवर और किडनी क्या करेंगे, इस कचरे को फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके क्या कर देंगे, यूरिन के जरिए क्या कर देंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो दिमाग का कचरा था एट द एंड हमारे पास हमारे क्या किया, हमारी किडनी ने साफ़ किया। माइक्रोग्लिया सेल जो कि नॉर्मली क्या कर लेते हैं, अगर कोई कचरा बन गया दिमाग में उसको साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास जब बीटा अमाइलेट प्रोटीन बहुत सारे हैं, ठीक है, साफ़ नहीं हो पा रहे, जैसे कि बात की किसी की नींद की कमी है, फिर हमारे पास एज या जीन वगैरह का फैक्टर है, ठीक है, तो बीटा अमाइलेट प्रोटीन के बहुत सारे हो गए, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या, जो माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं ये वहाँ पर टॉक्सिक केमिकल्स इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स क्या कर देंगे, छोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब ये केमिकल्स हमारे पास उस कचरे को तो कुछ नहीं कह पा रहे, बल्कि जो आसपास के जिंदा न्यूरॉन्स हमारे पास हैं, सही न्यूरॉन हैं, ठीक है, उनको क्या कर रहे हैं, ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस जो रिलीज़ कर रहे हैं ये उन न्यूरॉन को क्या कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये न्यूरॉन है, ठीक है,
और मेरे पास ये एक दूसरा न्यूरॉन, ठीक है। अब न्यूरॉन जब सिग्नल जाता है न्यूरॉन से न्यूरॉन तक, तो क्या होता है बीच में खाली जगह, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। अब ये बीटा अमाइलेट जो कचरा हमारे पास बन चुका है, जो स्टिकी सब्सटेंस है, जो प्लाक है हमारे पास, वो इन दो न्यूरॉन यानी कि जो दो न्यूरॉन्स हैं उनके दरमियान क्या है, काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुका है, ठीक है। तो जो न्यूरॉन होंगे आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जब न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आपस में क्या हो गए, वो तो यूजलेस हो गए जब सिग्नल ही आगे ट्रांसमिट। अब दूसरी अहम चीज़ जो आपको सुनने को मिलेगी अल्जाइमर डिसीज़ में, वो होगी टाउ प्रोटीन। एक तो बीटा माइलेट हमने समझ लिया बीटा माइलेट होता क्या है, ठीक है। सेकंड चीज़ है टाउ प्रोटीन। टाउ प्रोटीन क्या होती है, देखिए फादर मेरे पास ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन ये हमारे पास है न्यूरॉन, ठीक है। अब इस न्यूरॉन के अंदर क्या करना है, इस न्यूरॉन के अंदर ही जो न्यूट्रिशन वगैरह है, जो वाटर है, जो ज़रूरी केमिकल्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है। फॉर एग्जाम्पल इस केमिकल को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास, उसके लिए कुछ लंबी लंबी माइक्रोस्कोपिक हमारे पास क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं। इनको हम बोलते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो होती हैं खुद सीधा स्टेबलाइज नहीं रह सकती, ठीक है। इन माइक्रो ट्यूब्यूल्स को सीधा रखने के लिए क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन होता है, उनको हम कहते हैं टाउ प्रोटीन। यानी जब तक टाउ प्रोटीन हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये टाउ प्रोटीन है, ठीक है, जब स्टार्ट से बना रही हूँ, टाउ प्रोटीन जब तक अपने जगह पर सही से खड़ी रहेंगी, यानी कि ये क्या करती है, माइक्रो ट्यूब्यूल को स्टेबलाइज रखती हैं, तब तक हमारे पास जो न्यूरॉन है उनके न्यूरॉन में जो न्यूट्रिशन वगैरह का निज़ाम था, ठीक है, वो सही रहेगा। जब ये हमारे पास टॉप प्रोटीन की जगह से हट गई तो ये जो न्यूट्रिशन का निज़ाम ही क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अल्जाइमर डिजीज़ में होता यही है, टाउ प्रोटीन क्या होता है अपनी जगह से हट जाते हैं। देखिए होता क्या, हमारे पास न्यूरॉन के बाहर क्या हो चुका है, बीटा माइलेट का कचरा बहुत सारा जमा हो चुका है, यानी कि प्लाक बहुत जमा हो चुका है, ठीक है। तो वो न्यूरॉन के हाथ क्या करेगा, न्यूरॉन के साथ इंटरफेरेंस करेगा, ठीक है। और जैसे मैंने बात की कि इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही है, ठीक है, क्योंकि जो माइक्रोग्लिया सेल्स है वो इन्फ्लेमेटरी केमिकल रिलीज़ करें, ठीक है। तो इस टॉक्सिक माहौल की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर केमिकल तब्दीली आना शुरू होती है, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, एक मखसूस एंजाइम होता है, उनको हम कहते हैं काइनेसिस एंजाइम। काइनेसिस एंजाइम, मैं इसको ग्रीन उससे स्टार से बना रही हूँ, ठीक है। काइनेसिस एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये इस बाहर के टॉक्सिक माहौल को देख के क्या हो जाएंगे, ये थोड़ा हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और हाइपर एक्टिव होने की वजह से क्या करेंगे, ये हाइपर फॉस्फोरिलेशन करेंगे, ठीक है। यानी कि टाउ प्रोटीन के ऊपर क्या कर देंगे, टाउ प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप चिपका देंगे, ठीक है। फॉस्फेट क्या होता है, हमारे पास हाईली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जब फॉस्फेट ग्रुप चिपका दिया गया तो हमारे पास होगा क्या, ये हाइपर फॉस्फोराइलेट होगा, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप इनके ऊपर आ गया, तो हमारे पास इनका जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये अपनी जगह से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है, अपनी जगह से हट जाएंगे और चले जाएंगे न्यूरॉन के लिक्विड हिस्से की तरफ, यानी कि जो साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा वहाँ चले जाएंगे। वहाँ पर जाके क्या हो जाएंगे, क्योंकि इन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे आपस में ही चिपक जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं गुच्छा बना लेंगे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। तो अब न्यूरॉन में जो न्यूट्रिशन का निज़ाम था वो तबाह हो गया। जब न्यूरॉन ही हमारे पास, न्यूरॉन में ग़िज़ाइयत ही नहीं पहुंच रही तो ज़िंदा कहाँ से रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये तबाह होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक तो टाउ प्रोटीन, दूसरा बीटा माइलेट का जिक्र आपको ज़रूर मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि न्यूरॉन जो होते हैं हमारे पास जो ब्रेन में होते हैं वो नॉन रीजनरेटिव होते हैं। नॉन रीजनरेटिव का मतलब क्या, देखिए हमारे जिस्म के जो बाकी सेल्स हैं, जैसे कि हम बात करें स्किन के सेल, लिवर के सेल, मसल के सेल, अगर ये ख़राब हो जाए तो क्या होता है, दोबारा हमारे पास जिस्म क्या कर लेता है, इनको ग्रो कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो दिमाग के न्यूरॉन्स हैं वो नॉन रीजनरेटिव होते हैं, यानी कि ये पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार बनते हैं। अगर एक बार एक न्यूरॉन मर गया तो इसको दोबारा हम रीजनरेट नहीं कर सकते। इसके बाद अगली बात लिखी हुई है कि GI डिस्ट्रेस इज अ प्राइमरी एडवर्स इफेक्ट, यानी कि जैसे मैंने बात की ये ड्रग क्या है, हमारे पास लिपिड सॉल्युबल है, फैट को पसंद करती है। हम ओरली इसको इनटेक करेंगे तो हमारे ये ओइसोफेगस सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन में से गुजरेगी, ऐसा ही होगा ना। जब वहाँ से गुजरेगी, इन रस्सों से गुजरेगी, तो यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर एंजाइम जो होंगे उनको ब्लॉक कर देगी, ठीक है। यानी कि इसीलिए हमारे पास जो मरीज़ होते हैं उनको 10 में से 3 मरीजों की बात करें, यानी कि शुरुआती हफ्तों में, यानी कि शुरू के स्टेज में इनको क्या होता है, नॉज़िया, वॉमिटिंग वगैरह या डायरिया वगैरह हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए हम इसे प्राइमरी यानी कि सबसे पहला और सबसे आम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पहली चीज़ यही होगी, खून में शामिल होने से पहले ही हमारे पास ये इन एरियाज़ को टच करिए, दैट्स वाई ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो बाकी जगह हैं, बाकी बॉडी में वहाँ भी असरात हो रहे हैं इसके, लेकिन वो प्राइमरी उसमें शुमार नहीं होंगे, ठीक है। प्राइमरी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये खून में जाने से पहले ही हमारे पास ये इफेक्ट हमें सामने आ रहे हैं कि क्रैम्पिंग हो रही, लूज मोशन, डायरिया वगैरह हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे हार्ट पर भी असर होगा, यानी कि थोड़ा सा हार्ट रेट भी लो हो सकता है, यानी कि ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, लेकिन ये इतने नॉर्मल असर होते हैं कि बॉडी इनको क्या कर लेती है, टॉलरेट कर लेती है। मेन इफेक्ट तो इसका दिमाग पर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर जाके क्या करेगी, एसिटाइलकोलिन स्टीरेस नाम को ब्लॉक करेगी, एसिटाइलकोलिन बढ़ेगा, मेमोरी क्या होगी, बेहतर होगी, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे निकोटीनिक रिसेप्टर्स जो मसल्स वगैरह पर होते हैं वहाँ पर ये असर नहीं करती, इसलिए इससे उस चीज़ का खतरा नहीं है कि मसल पैरालाइज जाएंगे, मसल ट्विचिंग होगी, ठीक है, वो सब कुछ नहीं होता। निकोटीनिक पर ये काम नहीं करती, ये सिर्फ क्या करिए, मस्कुलैनिक को छेड़ी है।